दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की घटनाएं घट रही है और विपक्ष के हितों के खिलाफ जिस तरह घटनाएं घट रही है, इससे विपक्ष को अपना किस नीति पे चले, मोदी जी को कहां पे घेरे, विपक्ष अभी सोच ही नहीं पाता है कि इस मुद्दे पे घेरे कि उस मुद्दे पे घेरे, क्योंकि घटनाएं इस तरह से घटित होते जा रही है कि विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाए विपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा। चुनाव के पहले मोदी जी की नीतियां विपक्ष के खेमे में कोहराम मचा के रखी हुई है। विपक्ष अभी सोच ही पाता है कि मोदी जी को इस मुद्दे पे घेरे, तब तक और एक घटना घटित हो जाती है तो लोगों का ध्यान उधर चले जाता है। उस पे विपक्ष या वामपंथी मीडिया अभी प्लान करता ही रहता है कि कल मोदी जी को इस मुद्दे पे घेरा जाएगा। तब तक मोदी जी के द्वारा या पक्ष के समर्थन में घटनाएं और एक घट जाती है तो पिछला मुद्दा गौण हो जाता है, नया मुद्दा उभर के आ जाता है। पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा कि आप इतना देर क्यों कर रहे हैं, कल वेबसाइट में डालिए, कल इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे डालिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा किस पार्टी को कितना चंदा मिला, सारा आप डालिए। तो विपक्ष और वामपंथी मीडिया जो अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये सब जश्न मनाने लगे कि मोदी जी और बीजेपी अब धराशायी हो जाएंगे, इसी मुद्दे पे हम अगला चुनाव के वैतरणी को पार करेंगे। तब तक खबर आया कि अग्नि 5 का टेस्ट भारत ने कर लिया है और मोदी जी का ट्वीट भी आ गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अब खत्म हो गया और उस दिन शाम को टीवी पे प्रसारित हो गया कि मोदी जी आने वाले हैं टीवी पे राष्ट्र को संबोधन करने के लिए। अब विपक्ष के खेमे में पूरा हाहाकार, अब क्या कानून आएगा, सब लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। कोई बोल रहा है कि नोटबंदी का कानून आ रहा है, कोई बोल रहा है कि और कुछ होने जा रहा है, कुछ नया कानून, माने कुछ नया होने वाला है। कोई बोल रहा है कि पीओके तक भारत चला गया, उस पर शायद मोदी जी कुछ बोले। इस तरह के अलग अलग कयास लगाए जाने लगे और मीडिया को भी एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का 1 घंटा जो मोदी जी ने सस्पेंस बना के रखा कि मोदी जी आके राष्ट्र को संबोधित करेंगे। किसी ने कहा कि सीए पे भी कानून आ सकता है, मोदी जी इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद खबर आया कि मोदी जी इस पे कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो विपक्ष को कोई मुद्दा लेके स्ट्रेटेजी बनाने का मौका ही नहीं दे रहे मोदी जी, क्योंकि घटना इतनी फास्ट घट रही है। विपक्ष एक मुद्दे पर सोचता है कि घेरेगा, लेकिन तब तक दूसरा मुद्दा घटित हो जाता है, फिर तीसरा मुद्दा आ जाता है, फिर चौथा मुद्दा आ जाता है। अब इस बीच फिर हरियाणा सरकार का मुद्दा आ गया। जो दुष्यंत चौटाला थे वो अमित शाह को बोले कि हमें कुछ सीट दीजिए हरियाणा में 10 सीटें हैं, जो कि 10 सीट भाजपा के पास में है। तो दुष्यंत चौटाला ने धमकी के अंदाज में अमित शाह से कहा कि हमें कम से कम 2 दीजिए। तो जहां पे 10 सीट बीजेपी के पास है तो कैसे दे दे, क्योंकि 10 सीटें जीती हुई है। और धमकी के अंदाज में मांगने से अमित शाह ने सरकार पे ही फैसला ले लिया और आनन फानन में रातारात हो गया ऐसा
कि सरकार बदल गई, नया सरकार आ गया और बहुमत के साथ है, आज उसका बहुमत परीक्षण भी है। तो जिस हिसाब से घटनाएं घटित होती है, ये माने हरियाणा वाला घटना भी बस पिछले वाले मुद्दे को खत्म करके अभी हरियाणा वाला घटना 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद तब तक मोदी जी और कुछ मुद्दा लेके आ जाएंगे। तो विपक्ष को ये सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि कुछ मुद्दे पे मोदी जी को घेरे और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है इसमें मोदी जी को कहां पे घेरे, क्योंकि आर्थिक विकास जिस हिसाब से हो रहा है और देश में जिस तरह सड़कों का जाल, पुलों का जाल बन रहा है, ताकि आने वाले पीढ़ी को 25-30 साल कोई इस क्षेत्र में सोचना ही नहीं पड़े। मोदी जी इसके हिसाब से लेके मोदी जी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका विजन क्लियर है, उसी हिसाब से ताबड़तोड़ विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। विकास का कार्य कोई रुक नहीं रहा है किसी भी कारण से। कहीं पुल का उद्घाटन होता है तो 2 साल में पुल बन के तैयार है, 3 साल में कहीं टनल बन के तैयार है। इस तरह इतने कार्य हो रहे हैं और देश की आगे की जो चले, किस तरह चले, जैसे कानून को बदलना है, नया कानून लाना है, देश का हित कैसे सुरक्षित हो, आतताइयों से देश को कैसे बचाया जा सके, इसमें मोदी जी अगले 25-30 साल, इवन के 1000 साल के हिसाब से काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो कानून बन रहा है, आने वाले 1000 सालों तक इसको याद किया जाएगा कि एक व्यक्ति ऐसा आया था जिसने देश को ये दिया, ये दिया, ये दिया, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, सीए आ गया, अब यूसीसी भी आने का है। तो इस तरह की काफी घटनाएं हैं जो आगे आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश को बताते रहेगी कि एक व्यक्ति ऐसा आया था, प्रधानमंत्री बना था, जिसने इस तरह की फैसले लिए, देश की हित में फैसले लिए और इससे देश विकसित राष्ट्र बना और अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत का डंका बजा। तो ये आने वाले अच्छे और सुनहरे भविष्य की शुरुआत है। तो देखते जाइए दोस्तों, इस टेम्पो फास्ट मूवी में कैसे क्या क्या घटित होते जा रहा है। मैं टेम्पो फास्ट मूवी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग जो आज से 30-40 साल पहले जो सिनेमा देखते थे वो काफी स्लो होता था। एक घटना घट रहा है, फिर गाना चल रहा है, फिर दूसरा घटना हो रहा है, इस तरह की माने काफी स्लो में चलता था मूवी। लेकिन एक पिक्चर आई थी डॉन, जो कि 1978 में आई थी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, 1978 में आई थी। वो मूवी इतना टेम्पो फास्ट मूवी था क्योंकि आदमी सिनेमा हॉल में जब घुसा तो देख रहा है एक घटना, माने आदमी को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। एक घटना घटा, फिर दूसरा घटना, फिर तीसरा घटना, इतना टेम्पो फास्ट मूवी 1978 के जमाने में, इतना फास्ट मूवी उस समय आदमी सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। उस डॉन को, पुराने वाले डॉन को आज भी आप देखेंगे तो उसका पेस काफी फास्ट लगता है और वो पिक्चर काफी हिट की थी। तो उसी हिसाब से मोदी जी का जो कार्यकाल है एकदम टेम्पो फास्ट है। आज एक घटना, कल एक घटना, फिर मोदी जी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, एक दिन 4 स्टेट में विजिट करना, उनका रैली करना, वहां विकास कार्यों की समीक्षा करना, विकास कार्य का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, लोकार्पण करना, सारा कुछ इतना फास्ट चल रहा है, विपक्ष को सोचने का ही मौका ही नहीं मिल रहा है कि किस मुद्दे पे मोदी जी को घेरे। तो ये राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है और हम तो चाहेंगे और हमारे जैसे सनातनी भी चाहेंगे, राष्ट्रपति भी चाहेंगे कि मोदी जी आने वाले कई सालों तक मोदी जी का शासन बना रहे। दोस्तों फिलहाल इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।